नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। देशद्रोह को लेकर के एक बार फिर से बहस छिड़ी है और इस बार बहस चल रही है देश की जो उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वश्रेष्ठ न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, वहां पर चल रही है इसको लेकर के बहस। आपको आइए सबसे पहले ये बता दें कि अभी तक फिलहाल इसमें कोई जजमेंट नहीं आया है कि देशद्रोह का कानून हट जाना चाहिए या नहीं हटना चाहिए, लेकिन एक अलग अलग माध्यम से जो कार्यक्रम हमने यहां पर किए हैं एनडीटीवी पर, उसमें लगातार इस बात पर चर्चा हमने की है कि अब देशद्रोह कानून से इस देश को निजात मिल जानी चाहिए। इससे पहले कि हम इस कार्यक्रम में और आगे बढ़ें, आपको जल्दी से बता दें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हम सीधे जाते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। उसके किराए में मदद कर सकती है, जो वो तनख्वाहें देगा अपने एम्प्लॉयज को, उन तनख्वाहों के अंदर कुछ पोर्शन फाइनेंशियल उसकी मदद कर सकती है। वो अगर पेटेंट के लिए, ट्रेडमार्क के लिए, कॉपीराइट के लिए अप्लाई करता है तो जो उसकी फीस लगती है वो वापस कर सकते हैं। उसके जो इंटरनेट चार्जेस आते हैं उसके अंदर दिल्ली सरकार मदद कर सकती है। दिल्ली के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर्स लगाने के लिए, फैब्रिकेशन लैब्स लगाने के लिए, ऐसे सेंटर्स जहां पे कि बच्चे जाके अपना स्टार्टअप शुरू कर सके, उनको इंक्यूबेशन सेंटर कहते हैं। ऐसे सेंटर जो लोग स्थापित करेंगे उनको तरह तरह से वित्तीय सहायता देंगे। बिना गारंटी के कोलेटरल फ्री लोन दिलाने में दिल्ली सहायता मदद करेगी और 1 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन होंगे। इस तरह की ढेर सारी वित्तीय सहायता दिल्ली सरकार देगी। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बात है, एक बच्चा, एक नौजवान युवा जब अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वो 10% टाइम तो अपने बिजनेस पे देता है और 90% टाइम वो इस पे देता है, मेरे को जीएसटी के लिए अप्लाई करना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाना है, ये सरकारी विभाग में जाना है, मेरे को ये कानून। 90% टाइम वो इन चीजों के अंदर बिजी रहता है। हमने ये तय किया और ये एक तरह से एक नई तरह की शुरुआत हो रही है कि हम ढेर सारी एजेंसीज को, प्रोफेशनल्स को हायर करेंगे, पैनल बना देंगे उनका। जैसे उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का पैनल, लॉयर्स का पैनल, एक्सपर्ट्स का पैनल। उनमें से किसी के भी पास एक स्टार्टअप वाला बंदा जाके और उनकी मदद ले सकता है और वो मदद बिल्कुल फ्री होगी। मान लीजिए हमने एक पैनल बनाया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, तो वो स्टार्टअप वाला जो स्टार्टअप शुरू कर रहा है वो उस उनमें से किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जा सकता है, उनसे मदद ले सकता है और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी मदद देगा वो फ्री होगी। इसको दिल्ली सरकार उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसा देगी। तो इस तरह से किसी भी लीगल तरह के वो दिया जा सकता है। स्टार्टअप करने वालों को मार्केटिंग करने में मदद दी जाएगी, सोशल मीडिया में मदद दी जाएगी, पेटेंट या ट्रेडमार्क कैसे फाइल करने हैं उसमें मदद दी जाएगी, जीएसटी कैसे भरना है उसमें मदद दी जाएगी, इन्वेस्टर्स ढूंढने के लिए मदद की जाएगी, लोन लेने के लिए मदद की जाएगी, अलग अलग सरकारी विभागों से कैसे अप्रूवल लेनी है। इन सारी चीजों में, ढेर सारी चीजों में स्टार्टअप करने वाले युवा को दिल्ली सरकार फ्री में प्रोफेशनल और अलग अलग तरह की एक्सपर्ट मदद प्रोवाइड करेगी। ये सारी एजेंसी जो है उसको फ्री में मदद देंगी। एक और बड़ी मदद उनको की जाएगी कि सरकार जो सामान खरीदती है, सरकार जो प्रोक्योरमेंट करती है, उसमें भी स्टार्टअप्स के लिए अलग एक सुविधा होगी। उसमें नॉर्मली जैसे प्रोक्योरमेंट करते हैं हम कोई सामान का, तो हम कहते हैं इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतने साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए। इन सब चीजों में स्टार्टअप के लिए हम ढिलाई कर देंगे ताकि जो माल के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, माल की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर हम उनको मदद करेंगे। तो और जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, दिल्ली सरकार के कॉलेज में कोई बच्चा पढ़ रहा है और वो कोई स्टार्टअप करना चाहता है और पढ़ते पढ़ते उसने कोई प्रोडक्ट बनाया, तो सरकार उसको अपनी पढ़ाई में 2 साल तक की छुट्टी भी देने के लिए तैयार है कि वो 2 साल की छुट्टी ले ले, अपना तैयारी प्रोडक्ट वगैरह पे लग जाए, वापस आके अपना कोर्स पूरा करके अपनी डिग्री ले जाए। तो उस पढ़ते पढ़ते कॉलेज के बच्चों को भी 1 से 2 साल तक की छुट्टी लेने की इजाजत दी जाएगी। इसका प्रोसीजर ये होगा कि एक टास्क फोर्स बनाई जा रही है, 20 लोगों की टास्क फोर्स। अरविंद केजरीवाल जो कि ये बता रहे थे कि दिल्ली में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम दिल्ली सरकार उठाएगी। वो एक टास्क फोर्स बनाएंगे, एक पैनल बनेगा, वो पैनल
निशुल्क एक सेवा मुहैया कराएगा उन सब लोगों के लिए जो कि प्रोसीजर, जो तरीके का पालन करना होता है, उससे किस तरीके से उभर पाएं। क्योंकि उनका ये मानना है, और ये कुछ हद तक हकीकत भी है, जो देखा गया है कि इंसान अपने काम से ज़्यादा इस चीज़ में खो जाता है कि अलग अलग विभाग से वो किस तरीके से क्लियरेंस ले और किस तरीके से फॉर्म में अप्लाई करे। तो वो उस सारे प्रोसेस को आसान करने के लिए एक इकोसिस्टम या माहौल तैयार करने की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। बहरहाल, आइए अब बात करें जो बहस है जो हम कर रहे हैं, जिस मुद्दे पर यहाँ पर सवाल इंडिया का में, वो है देशद्रोह का कानून। आज सुप्रीम कोर्ट में उस पर चर्चा भी हुई। तो जो सवाल इंडिया का है वो आपकी स्क्रीन पर जरा आप डालते हैं। देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट में एक महाबहस। आजादी के 75 साल बाद क्या देशद्रोह कानून से इस देश को मिल सकती है निजात? देशद्रोह कानून, अंग्रेजी गुलामी का बोझ अभी तक भारत क्यों ढो रहा है? क्योंकि राजनीतिक हथियार बन गया है क्या यह देशद्रोह कानून? सीधी सी बात है, राजनीतिक रूप से इसका इस्तेमाल होता है। तो अंग्रेजों के द्वारा लाया हुआ कानून आज की डेट में अगर उसका इस्तेमाल हो रहा हो राजनीतिक रूप से, तो फिर कानून अच्छा है। लेकिन जनता और देश के लिए अच्छा है या नहीं? जो बड़ा सवाल है, देशद्रोह का कानून रहे कि जाए। आइए इस पर अपनी बहस शुरू करते हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं विराग गुप्ता, आप वकील हैं, अर्शप्रीत खड़ियाल प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, देशरत्न निगम भारतीय जनता पार्टी समर्थक और राजनीतिक विश्लेषक, श्याम प्रकाश जाटव नेता भारतीय जनता पार्टी के, और इरफा जान आप स्पोक्स पर्सन हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की, रमेश अरोड़ा फॉर्मर एमएलसी हैं बीजेपी के। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वागत करना चाहता हूं सबसे पहले और पहला सवाल पूछना चाहता हूं श्याम प्रकाश जाटव जी से। जाटव जी, हमने देखा है कि चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या किसी और राज्य की सरकार हो, जब भी आलोचना अच्छी नहीं लगती या जब कोई बात पसंद नहीं आती, तो हम देखते हैं कि तुरंत उसका नाम देशद्रोह दे दिया जाता है। आपको लगता है अब समय आ गया है कि जब हम 75 साल, आजादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो उसमें और 4 चांद लग जाएंगे अगर इस किस्म का एक विभत्स कानून हमारे देश से चला जाए? आज के जमाने में क्या हमें इस कानून की जरूरत है? देखिए संकेत जी, ये बहुत अच्छा है कि इस विषय पर हम बहस कर रहे हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि काफी लंबे समय इस विषय पर, देशद्रोह कानून पर लोगों ने अपना जो है दादागिरी समझ लो, क्योंकि जिस तरीके से 1962 में कांग्रेसियों को गुंडा कहने पर देशद्रोह कानून लगा दिया जाता था, अभिव्यक्ति के नाम पर जिस तरीके से जब भी कभी ये बात उठी तो कानून जो है उसका दुरुपयोग किया जाता था। कानून का चूंकि दुरुपयोग हो रहा है, और साथ ही साथ अगर हम इस कानून को हटा देते हैं तो कुछ ऐसे तत्व भी हैं देश के अंदर जो अराजक माहौल करने में, जैसे अभी पिछले दिनों हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देखा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भारत को हम एक केवल देश के रूप में नहीं, इसमें हम आस्था भी रखते हैं, और उसको टुकड़े होते हुए देखना वो बहुत सहज नहीं है। और एक नहीं, लेकिन श्याम प्रकाश जी, ये क्या अगर आपकी इजाजत हो, देशद्रोह कानून क्या कहता है? ये है धारा 124A। देशरत्न निगम जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये कानून ये कहता है कि अगर लेख भाषण के जरिए भारत सरकार के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश की जाएगी तो वो अपराध है। ये अंग्रेजों के टाइम पर बना हुआ कानून सरकार के खिलाफ बोलने और लिखने के लिए लाया गया था। सरकार और देश में तो फर्क होता है ना। जी जी संकेत जी, इसमें मैं बता दूं, ये जो कानून है जो आपने अभी पढ़ा है 124A आईपीसी का, इसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ सिंह के केस में करी, सन 62 में, सन 62 में, और उसका जो स्वरूप है उसको अपनी व्याख्या से बदल दिया। जो आपने पढ़ा उसका स्वरूप उन्होंने बदल दिया। उन्होंने ये बोला कि अगर कोई अपने लिखित या मौखिक भाषण या शब्दों के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करता है और वो हिंसा उत्तेजित करता है तो 124A लगेगा। उन्होंने उसका दायरा भी बता दिया, क्षेत्रफल भी बता दिया 124A का, और उसका वो स्वरूप नहीं रहा जो अंग्रेजों के टाइम पे रहता था।
और 1962 में जो खंडपीठ थी, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, वो 5 जजेस की थी, ये आपको भी मालूम है। और अभी जो सुन रहे हैं चीफ जस्टिस, उन्होंने भी कहा इसका दुरुपयोग रोकना चाहिए। उन्होंने देखिए मंशा भी बताई और ये भी बताया अगर बड़ा क्वेश्चन है तो इसको हम रिफर करें आगे बड़ी बेंच को कि ना करें जी। तो जो अंग्रेजों के वक्त स्वरूप था, सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करके उस स्वरूप को बदल दिया। तो कानून को आपको उस परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा जो 1962 का जजमेंट बिल्कुल है। बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन क्या है कि आपने जो जिक्र किया वो बात एकदम सही है। 1962 में केदारनाथ सिंह बनाम बिहार सरकार में सुप्रीम कोर्ट का कानून रद्द करने से इनकार था। धारा 124A की सीमा तय की गई, जैसे कि अभी देश रतन जी बता रहे थे। सिर्फ सरकार की आलोचना राजद्रोह नहीं होगा, हिंसा भड़काने का मकसद हो तभी ये अपराध है। लेकिन मैं अर्शप्रीत जी आपके पास आना चाहता हूं। आप देखिए इसका उपयोग कहां कहां जब हिंसा भड़काई गई या कहां कहां जब सरकार को लगा कि कहीं कुछ ऐसा हो जाए कि हिंसा भड़क जाए। 2014 से 2019 के बीच में 326 नए केस दर्ज किए गए हैं। और अब बात कर लेते हैं हम कन्विक्शन रेट की। इसमें सिर्फ 6 मामलों में सजा हुई है, 140 से ज्यादा मामलों में चार्जशीट दायर हुई है। अब आप सोचिए कहां 326 केस 2014 से लेकर अब तक 2019 तक, और उसमें से सिर्फ 6 मामलों में सजा, इतना कम कन्विक्शन रेट। ऐसे में सवाल यह पूछना लाजमी है ना कि क्या इसका राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है? कन्विक्शन तो आप कर नहीं पा रहे। एग्जैक्टली इसका सीधा सीधा यही मतलब निकलता है कि इसका दुरुपयोग इसके उपयोग से ज्यादा किया जा रहा है। इस वजह से इसका कन्विक्शन रेट बहुत कम है। और दूसरी बात, जो पिटिशनर्स हैं, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है, एक रिटायर्ड मेजर जनरल है, आर्मी के व्यक्ति हैं, उन्होंने पिटिशन फाइल की है इसके खिलाफ। और इसका क्लियर मतलब निकलता है कि ये अटैक ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्री स्पीच पे बहुत बड़ा हमला है। और दूसरी बात साहब, जो सेडिशन लॉ है, ये सरकार के लिए टूल बन चुका है सप्रेस करने के लिए डिसेंट को, मतभेद को और कोई आवाज को जो सरकार की हाँ में हाँ नहीं मिलाती। और इसकी वजह से साहब जो अरेस्ट आप बता रहे हैं वो तो वही है, लेकिन कुछ ऐसी अरेस्ट भी होती हैं जो रिकॉर्ड पे नहीं चढ़ती, जिनका कभी सरकार को खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा, क्योंकि उसके लॉ होने के बावजूद ये उसको प्रॉपरली ना तो फॉलो करते हैं, ना उसका कोर्ट में लेके जाते हैं। बट इसका दुरुपयोग सिर्फ कोर्ट में नहीं, बार भी किया जा रहा है। और तीसरी बात साहब, ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बिकॉज जो सरकार है, सरकार अगर अपने खिलाफ कुछ भी सुनती है तो साथ के साथ सेडिशन लगाती है। और मैं आपको बताता हूँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्यों है। बिकॉज सरकार खुद ही जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर बन जाती है। जो ऑपोजिशन है, मीडिया है, जर्नलिस्ट है, अगर क्रिटिसाइज करेंगे तो उन पे सेडिशन लग जाएगी। और इसी वजह से इसको रद्द करना बड़ा जरूरी है। और मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, जो 124A में लिखा हुआ है वो ये है कि अगर आप डिसअफेक्शन रखते हैं सरकार के लिए, डिसअफेक्शन यानी कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है सरकार से, तो आप पे सेडिशन लॉ लग जाएगा, मतलब आपको उम्र कैद हो सकती है। अब मुझे बताइए, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान, और वहां पे हम सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। अगर कोई पॉलिसी गलत बनाते हैं, कोई गलत स्टेप लेते हैं, अगर हम सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो हम पे सेडिशन लगेगा। ये चीज आज जो है इसका रद्द होना बहुत जरूरी है। लेकिन देखिए ऐसा है कि ये सिर्फ केंद्र सरकार ही इस्तेमाल कर रही हो ऐसा नहीं है। विराग गुप्ता जी आप देखिए, अगर जो अलग अलग लोग जिनके और जो बड़ी हस्तियां हैं जिनके खिलाफ ये सेडिशन का केस लगाए, नवनीत राणा, रवि राणा, ये अभी का मामला है, ये तो केंद्र सरकार ने नहीं लगाया, ये तो राज्य सरकार ने लगाया है। विनोद दुआ वरिष्ठ पत्रकार थे। सिद्दीक कप्पन, हम जानते हैं कि वो अभी भी जेल में है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में हम इतना बात करते हैं, उनको अभी भी जेल में बंद रखा गया है। हार्दिक पटेल कांग्रेस के नेता, दिशा रवि टूलकिट केस में, कन्हैया कुमार, असीम त्रिवेदी जब कांग्रेस की UPA 2 की सरकार थी वो, अरुंधति रॉय जो लेखिका हैं। तो लगातार हर सरकार ने, चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की हो, उन्होंने समय समय पर इसका दुरुपयोग किया है। ऐसे में सवाल यही है, क्या और कोई प्रावधान नहीं है कानून में कि आपको थक हार के इसका सहारा लेना पड़ेगा? और अगर दुरुपयोग हो रहा है और इस तरीके से हो रहा है तो क्या अब जरूरत नहीं है इसमें बदलाव की? संकेत जी, मैं आपके सवाल का जवाब तो उसके पहले मैं बताऊं
कि यह देशद्रोह का कानून नहीं है, राजद्रोह का है। हाँ। और इसमें बड़ी स्पष्टता जरूरी है। ये जो सेडिशन है ये देशद्रोह का कानून नहीं, राजद्रोह का है, और इसलिए इसको राजद्रोह का कानून ही माना जाना चाहिए। देशद्रोह के कानून के लिए बहुत सारे दूसरे प्रावधान हैं, और इसकी जो बैकग्राउंड है वो 1275 में इंग्लैंड से आई, जब राजा को वहां पे देवता के समान माना जाता था। राजा मतलब देश था, और इंग्लैंड में 2009 में यह कानून खत्म हो गया। भारत में कानून क्यों नहीं खत्म हो पाया? और जो अभी देश रत्न निगम जी बोल रहे थे और कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, उसकी बैकग्राउंड ये है कि कांग्रेस के शासनकाल में एक निजी विधेयक पेश किया गया 2011 में कम्युनिस्ट नेता द्वारा, और उन्होंने उसको माना, उन्होंने रद्द नहीं किया, क्योंकि दुरुपयोग राज्यों की पुलिस करती है और कानून को रद्द करना है केंद्र सरकार के द्वारा। और जब देश रतन जी बोलते हैं कि 1962 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो उस जजमेंट में जो सेफगार्ड्स बताए गए हैं, उन सेफगार्ड्स को आईपीसी में शामिल करना केंद्र सरकार का काम है। अभी जो चीफ जस्टिस की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह उठना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते हैं और जिन्हें देश का कानून माना जाता है, उनके अनुरूप कानून में बदलाव नहीं किए जाते, जिसकी वजह से मनमाफिक तरीके से इसका दुरुपयोग होता है। यह कानून जाना चाहिए। और यह कानून क्यों जाना चाहिए? क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, जहां पर हर 5 साल में सरकारें बदलती हैं, और सरकार बदलती है सरकार की आलोचना पर। तो सरकार की आलोचना गुनाह नहीं हो सकता है। इसलिए राजद्रोह का कानून का इस 1870 के समय में और जब बना था, औचित्य नहीं है, और डेमोक्रेसी में इसका औचित्य नहीं है। और जो जाटव जी बोल रहे थे कि 1962 में कांग्रेसियों को गाली देने पर केदारनाथ सिंह का मामला दर्ज हुआ था, सीआईडी को गाली दिया था। कम्युनिस्ट नेता थे, उन्होंने सीआईडी को गाली दिया, और सीआईडी को मतलब राज्य माना, राज्य को मतलब देश माना। तो सीआईडी की आलोचना करना देशद्रोह नहीं हो सकता है। और इसमें बैकग्राउंड ये भी है कि पहले संविधान संशोधन से जवाहरलाल नेहरू जी ने, 16वें संविधान संशोधन से, उसके बाद इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में 1971 में विधि आयोग ने, उसके बाद फिर इसको जब संज्ञेय अपराध बनाया गया, इतनी सारी चीजें की गई। न ही पुरानी सरकारों ने इसको हटाने की चेष्टा की, न ही नई सरकारों ने हटाने की चेष्टा की। और सुप्रीम कोर्ट के सामने बेवजह का एक विवाद यह हो रहा है कि क्या इसको 3 जजों की बेंच सुने या बड़ी बेंच बनाई जाए। प्रश्न इस बात का है कि कोई भी फैसला जिसमें कि, क्योंकि केदारनाथ सिंह का फैसला 5 जजों की बेंच का था, इसलिए किसी भी हालत में इस फैसले को उलटने के लिए 7 जजों की बेंच बनाना होगा। और इसमें अप्रैल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था, और इसके बावजूद सरकार ने अभी इसमें जवाब नहीं दिया। इस पुराने मामले में 10 महीने से जवाब नहीं दिया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बोला है कि सरकारें अदालतों का कहना नहीं मानती हैं। और ये बहुत बड़ी लेजिस्लेटिव प्रॉब्लम है हिंदुस्तान की कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार कानून में बदलाव क्यों नहीं होता। या तो सरकारें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माने, और अगर मानती हैं तो तुरंत संविधान में या कानून में बदलाव हो। इसमें संसद और सरकारें, ये जो तमाम बातें यहाँ पर सब लोगों ने बोली है, इससे तो यही साबित होता है कि एक आंदोलन, चाहे वो जन आंदोलन हो, एक प्रेशर कैसे हट सकता है कोई कानून 2 तरीके से हटता है। एक तो संसद में हटे, दूसरा अगर सुप्रीम कोर्ट ये तय करे कि अब ये कानून इस तरीके से ठीक नहीं है, और उसमें भी बेंच जिस तरीके से विराग गुप्ता बता रहे थे वो हो। क्या इस पर एक राष्ट्रव्यापी बहस, बड़ी बहस का वक्त अब नहीं आ गया है? और अगर अभी भी नहीं आया है तो फिर हम और बहस करते रहेंगे आगे, हमें और मौके मिलेंगे ये बहस करने की। ये जो लिस्ट है ये और लंबी होती जाएगी। 2014 से 2019 के बीच में 326 केस दर्ज हुए, फिर 400 हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे, 600 हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। लेकिन ये बहस जरूर होनी चाहिए। क्या देशद्रोह जैसा कानून हम जबरदस्ती अपने कंधे पर बतौर देश ढो रहे हैं? और अगर ढो रहे हैं तो क्यों? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, अभी हाजिर होंगे। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप दी है। परिसीमन आयोग की नई रिपोर्ट में जम्मू को 6 नई सीटें मिलेंगी, कश्मीर को महज 1 और विधानसभा सीट देने का प्रस्ताव है। जम्मू के लिए सियासी गणित में सिर्फ 10 सीटें मुस्लिम बहुल हैं। फिलहाल 13 सीटों पर मुस्लिम मतदाता ज्यादा हैं। कश्मीर में पंडितों के बाहुल्य वाली इकलौती सीट को दूसरी सीट से जोड़ा गया है। बीजेपी को
ऐसा कहा जा रहा है। अब जो राजनीतिक दल हैं अलग अलग कश्मीर के, उनका यह कहना है कि ये परिसीमन का जो प्रस्ताव है ये बीजेपी को फायदा दिलाने के लिए किया जा रहा है और परिसीमन आयोग की आखिरी रिपोर्ट और मसौदा रिपोर्ट में कोई फर्क अब तक नहीं है। तो जो सबसे बड़ा सवाल है वही अब सीधा पूछे देते हैं हमारे मेहमानों से। इरफा जान, आप प्रवक्ता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और रमेश अरोड़ा जी, नेता भारतीय जनता पार्टी के, कि क्या ये परिसीमन बीजेपी को एडवांटेज देने की तरफ एक कदम है? क्या इस तरीके से सियासी नक्शा बदला जा रहा है जम्मू कश्मीर का? तो अरोड़ा जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं क्योंकि यह आरोप आपकी पार्टी पर लगा है। किस तरीके से आप जवाब देंगे? मुझे लगता है कि जो डायमेंशन खाली एक फैक्टर पॉपुलेशन का नहीं, अलग अलग फैक्टर जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर टेरन देखना है, वहां के लोकेशन देखनी है। 26,000 स्क्वायर किलोमीटर जम्मू का एरिया है, 15,000 स्क्वायर किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली श्रीनगर का एरिया है। वो सारी चीजें देखते ध्यान में रखते हुए आयोग ने पहली बार इसका एक्सरसाइज की है, जिसमें बार बार जो जम्मू कहता था कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, पहली बार ऐसा लगा कि डिस्क्रिमिनेशन जो पुराने सेंसस में या उन्होंने करने की कोशिश की थी उसको थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश हुई है। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमिश्नर और डिलिमिटेशन कमिश्नर की पूरी टीम को हम बधाई देंगे। ये बीजेपी का सेंसस नहीं है, ये सेंसस जैसे कोर्ट की जजमेंट रहती है, इस प्रकार के एक कोर्ट की पावर को वो एक्सरसाइज करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पावर को एक्सरसाइज करते हैं। मुझे लगता है कि ऑब्जेक्शन देने के लिए टाइम था, बात रखने के लिए टाइम था, सबने अपने एक्सरसाइज किया है और रिपोर्ट को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। अभी तक अगर ऐसी बात थी तो आज तक हम लोग बोलते थे इतने सालों से, आज तक कश्मीर का एक भी नेता ये नहीं बोला कि जम्मू के साथ इतना सब कुछ होने के बाद भी 1.5 लाख पर एक सीट बनी हुई है, कश्मीर में 90,000 पर 70,000 पर एक सीट बनी हुई है, आज तक नहीं बोला। पहली बार बैलेंस करने की कोशिश हुई है, ठीक करने की, बैलेंस नहीं कर लफाई कहूंगा। और मेरी ये सोच है, बेसिकली जो 370 और 35 को खत्म करने का पर्पस था वो था एक यूनिट के नाते सोचे जम्मू कश्मीर, ना कि फिर वो सेग्रीगेटेड रीजन वाइज, एरिया वाइज और छोटी छोटी लोकेलिटीज को लेकर हम बात करें। मुझे लगता है कि ये सोच को ठीक करने की जरूरत है। इरफा जी, आप किस तरीके से जवाब देंगे? आपने सुना अरोड़ा जी का ये कहना है कि ये सिर्फ पॉपुलेशन ही आधार नहीं है, तमाम और चीजें भी हैं। आपको क्यों लगता है कि ये भेदभाव है और इससे भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक फायदा देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये कहते हैं कि ये पॉपुलेशन सिर्फ आधार नहीं, इसमें हमने लैंड को भी आधार ले रखा है। मेरा सवाल इनसे रहेगा कि अगर लैंड को आपने आधार रखा है तो सिर्फ ये आपने जम्मू और कश्मीर में ही क्यों किया है जहां पे आपको इसकी वजह से फायदा मिलता है? आप ये बाकी राज्यों में और पूरे देश में क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं किया गया है। ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में एक चुपके से इन्होंने जो एक इलीगल एक्ट पास किया था, एक चुपके से उन्होंने उसमें एक सेगमेंट डाल दिया था। अगर पूरे देश में लैंड के हिसाब से लैंड को भी एक फैक्टर माना जाता तो हम नहीं कहते ये डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में किया गया। अब एक सर प्लीज लेट मी, आपको मैंने अरोड़ा जी वापस आएंगे आपके पास, एक बार अपनी बात कह दें जी। उन्होंने आपकी बात सुनी, आप उनकी सुन लीजिए जी। इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन की बात की। देखिए, जमीन वोट नहीं करती है, इंसान वोट करता है, सिटीजन वोट करता है। अगर बात करते हैं 1995 की डिलिमिटेशन की, जो इससे पहले हुआ था, कश्मीर की पॉपुलेशन करीबन 56% पॉपुलेशन है और कश्मीर की जो असेंबली में सीटें हैं वो करीबन 55% थी, पॉपुलेशन से 1% नीचे, लेकिन इतना था। जम्मू की पॉपुलेशन करीबन 43% थी और जम्मू की जो रिप्रेजेंटेशन असेंबली में थी 44% थी। तो पॉपुलेशन से 1% ज्यादा रिप्रेजेंटेशन था। अब 1% पे मुझे ये समझ नहीं आता, जो ये बार बार बोगी है भेदभाव, ये भेदभाव किस आधार पे कहा जाता है? क्योंकि डेटा जो है वो भेदभाव की बात नहीं करता। अब जो है भेदभाव हो रहा है, मैं दिखाती हूं आपको कैसे। अब 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो है, कश्मीर की एक कॉन्स्टिट्यूंसी में करीबन 1,45,000 वोटर्स हैं, जम्मू की एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 1,25,000 वोटर्स हैं। यानी 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज में करीबन हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 20,000 वोटर्स का डिफरेंस है। इसका मतलब यह है कि कश्मीर की 10 लाख पॉपुलेशन को इस डिलिमिटेशन ने काउंट ही नहीं किया है। जब आप 10 लाख पॉपुलेशन को काउंट नहीं करते हैं तब इस भेदभाव की बात होती है। जब आप पूरे अरोड़ा जी का जवाब, पॉपुलेशन को आप काउंट नहीं करते। ठीक है, आपने अपनी बात कह दी। अरोड़ा जी, आप इसका जवाब देना चाहेंगे?
मुझे लगता है टोटली इरेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदाराना बात कही जा रही है कि 10 लाख की पॉपुलेशन को कौन में किया गया। डिलिमिटेशन कमीशन ने काफी डिटेल में टेरन को भी वर्कआउट किया है। ये कहते हैं खाली टेरन नहीं, आदमी वोट करते। अगर आदमी वोट करते तो जम्मू की 1,60,000 1,65,000 की जम्मू वेस्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी बनी थी और लगभग 1.5 लाख से ऊपर गांधीनगर की कॉन्स्टिट्यूंसी थी। टेरन भी बड़ा था। तब उस समय कहाँ डिस्क्रिमिनेशन की बात इन लोगों को, जहाँ बाकी ये बात क्यों नहीं कही गई कि भाई ये जम्मू में टेरन बहुत बड़ा एरिया है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। श्रीनगर में जबकि 90,000 पर कॉन्स्टिट्यूंसी बन रही थी, ये यूनिफॉर्म पैटर्न वहां चल रहा था। मेरा ये मानना है कि जो सारी चीजें वहां के फैक्टर, वहां के 4-5 फैक्टर को कॉन्स्टिट्यूशन देता है, जिसमें रहन सहन का वहां का है, वहां का टेरन का है, वहां की पॉपुलेशन का है। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए फिर उसके बाद तय करते हैं कि कहाँ कितनी सीटें जैसे डिवाइड होनी है। मुझे लगता है कि बेसिकली अनफॉर्चुनेटली अभी तक 7% कश्मीरी स्पीकिंग जम्मू कश्मीर के अंदर है। वो कश्मीर के सिनेरियो के अंदर इस प्रकार का बना के कश्मीर सेंट्रिक सोच रख के ये सारी बातें करते रहे। पहली बार इस प्रकार की एक्सरसाइज हुई है। हाँ, डिलिमिटेशन पर मैं भी थोड़ा डिफरेंस ये रख सकता हूँ कि मैं भी चाहता था कि नया सेंसस हो, लेकिन 2011 के सेंसस पर जो बेस्ट किया जा सकता था, जो बेस्ट कर सकते थे, वो उन्होंने किया है। क्योंकि जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ तो एक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की गई थी। उस रिस्ट्रिक्शन के मुताबिक कहीं भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं किसी ने, अभी जो बात कह रहे हैं कि इनको इग्नोर किया या बाकी इग्नोर किया, रफ ड्राफ्ट जब रिप्रेजेंटेशन का था किसी एक पार्टी का बता दें, किसी एक व्यक्ति का बता दें जहां वहां किसी ने ऑब्जेक्ट किया हो, वहां ऑब्जेक्ट सिंपल बाकी रीजंस को किया। अब पीओ के वाले डिमांड करते हैं कि पीओ को सेपरेट दिया जाए, उनके पावर में नहीं था, उनकी जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसके अंदर नहीं था, वो नहीं कर सके। इसलिए मुझे लगता है जो बेस्ट अवेलेबल, जो बेस्ट उनके पास डाटा था, उनकी पूरी एक्सरसाइज करके उन्होंने जो क्रिएट किया है, किसी पार्टी को बेनिफिट देने की बात नहीं है, रिप्रेजेंटेशन देने का, ऑब्जेक्शन देने का सबको राइट था, सबने दिया है। दे हैव वर्कड लाइक अ कोर्ट, अपनी बात रखी अल्टीमेटली। रमेश अरोड़ा जी और इरफा जान जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। अब देखना ये होगा कि जब चुनाव होंगे और अगर ये डिलिमिटेशन प्रस्ताव मान लिया जाता है, ये लोगों को कबूल होगा या नहीं, और इस पे जो आरोप लगाया जा रहा है क्या वैसा ही होगा या कुछ और। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। और मध्य प्रदेश के सियोनी में गोकशी के आरोप में 2 आदिवासी युवकों की पीट कर हत्या के मामले में बजरंग दल की भूमिका को लेकर अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने इस मामले में बजरंग दल को पूरी जांच से पहले ही क्लीन चिट दे दी है। हालांकि जब इस मामले में पहले लोकल थाना इंचार्ज से पूछा गया था तो उन्होंने साफ कहा था कि इस हत्या में बजरंग दल से जुड़े लोगों का हाथ है। गो मांस से जुड़ा हुआ विषय वो था, ऐसा प्रथम दृष्टया जांच में कुछ लोगों ने कहा है। 13 लोग उसमें तत्कालिक रूप से गिरफ्तार हो गए, या जो कई अधिकांश लोग उसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। 8,25,000 रुपए की सहायता राशि परिवार को दी है, घायल को भी 75,000 रुपए दिए हैं। 2 परिवार में एक बेटा और एक बेटी को अनुकंपा नियुक्ति दी जा चुकी है। तो ये सर क्या बजरंग दल से जुड़े हुए थे जो कार्यकर्ता है? अभी तक प्रथम दृष्टया तो ऐसा आया नहीं है। जो एफआईआर में नामजद आरोपी थे वो तो 6 आरोपी सभी गिरफ्तार हो गए हैं। इसके अलावा विवेचना में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर 6 लोग और नाम आए हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है और विवेचना जारी है। आगे जो भी साक्ष्य आएंगे तो आरोपियों में इजाफा हो जाएगा। ये लोग बजरंग दल के भी हैं, राम सेना के भी हैं और कोई बिना दल के भी हैं। बजरंग दल के इसमें 3 लोग हैं, श्री राम सेना के हैं इसमें 6 लोग हैं, 3 अन्य हैं जो किसी दल से संबंध नहीं है उनका।
हरियाणा के करनाल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 4 संदिग्ध खालिस्तानी आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। सुबह 4 बजे करनाल के एक टोल के पास यह गिरफ्तारी हुई है। संदिग्ध खालिस्तानी आतंकी इनोवा कार में सवार होकर दिल्ली जा रहे थे। संदिग्धों के पास से देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस बरामद की गई। 3 लोहे के कंटेनर में संदिग्ध विस्फोटक भी मिले हैं। ये 3 जो हैं ये फिरोजपुर के रहने वाले हैं और एक लुधियाना का रहने वाला है। इनकी गाड़ी की BDDS टीम की उपस्थिति में तलाशी लेने पर एक देसी पिस्टल, 31 जिंदा कारतूस और 3 IDs बरामद हुई है। हमारी BDDS टीम अभी मौके पे है और अग्रिम कार्रवाई कर रही है। जो BDDS टीम मौके पे आई है उसकी जांच के अनुसार प्रथम दृष्टया एक्सप्लोजिव्स की पुष्टि। बम निरोधक दस्ता मौके पे मौजूद है। FSL की टीम भी मौके पे मौजूद है। हमने थाना मधुबन में FIR इन आरोपियों के खिलाफ दर्ज कर ली है और आगे की जांच जारी है। जो अभी तक जांच सामने आई है ये फिरोजपुर से सप्लाई लेके आए थे और नांदेड़ और आदिलाबाद के आसपास में इनको वहां पर सप्लाई रख करके आनी थी।